हेलो एवरीबॉडी। मैं मानसी शर्मा आप लोगों का तैयारी चक्र में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ये है तैयारी का पावर डोज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ज़ोरों-शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो आप लोगों की इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ क्रिया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया पढ़ने वाले हैं। ये जो कि बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ईज़ी है, आसानी से समझ में आ जाएगा और जिन लोगों को ये आसान नहीं लगता है, वो आज इस वीडियो के बाद वो लोग भी यही बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा क्रिया होती क्या है? क्रिया होती है यानी कोई भी काम करने को क्रिया कहते हैं। अगर किसी वाक्य में कोई भी काम हो रहा है, वो क्रिया होती है। ठीक है? इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं, क्या होती है? जिस शब्द से किसी कार्य का होना, करना, अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है? क्रिया की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले ये जानना होगा क्रिया आया कहाँ से? ठीक है? कि कोई मूल शब्द होता है, एक मूल शब्द है, उस मूल शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बनती है और उस मूल शब्द को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। जैसे खाना, खाना में से अगर हम ना हटा दें, क्या बचता है? खा। तो जो खा है वह धातु है। यानी मूल शब्द है। इसी तरीके से रोना, नहाना, पीना इन शब्द में से ना हट जाएगा तो जो खाली शब्द बचता है आगे वाला उसे धातु कहते हैं और अगर उसमें ना जोड़ दिया जाए तो वो आपकी क्रिया हो जाती है। जैसे खाना, पीना, जाना, आना, पढ़ना, सोना। धातु की परिभाषा देखें, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। धातु में ना या ता जोड़ा जाए जैसे पढ़ता, वह पढ़ता है यानी पढ़ आपका धातु है उसमें ता जोड़ दिया तो आपका वो क्रिया बन गया। ठीक है? ये समझ में आया? इसके एग्जाम्पल्स हैं खाना, लिखना, पढ़ना। इसमें पढ़, लिख और खा आपके धातु शब्द हो जाते हैं यानी मूल शब्द हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्रिया समझ में आ गई और क्रिया कहाँ से आया, उस शब्द को क्या बोलते हैं वह समझ में आ गया। अब हम क्रिया के भेद के बारे में बात करेंगे। देखिए, क्रिया के भेद 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले कर्म के आधार पर 2 भाग होते हैं इसके, सकर्मक और अकर्मक। अभी सकर्मक और अकर्मक क्या है ये भी पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर संयुक्त और प्रेरणार्थक, प्रयोग के आधार पर पूर्वकालिक, तात्कालिक और सहायक। वैसे तो संरचना के आधार पर बहुत सारे इसके भाग होते हैं लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट टू द पॉइंट बात करनी है तो सिर्फ हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म के आधार पर हम क्रिया के भेद जानने की कोशिश करेंगे जिसमें पहला आता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी कर्म के बिना। इजी लैंग्वेज में कर्म के साथ और कर्म के बिना। इसकी डेफिनेशन जिस क्रिया में अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता हो यानी जिस सेंटेंस में क्रिया के साथ उसका कर्म भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो तो वो आपका सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राम किताब पढ़ता है यानी जिस सेंटेंस में आपको क्या, ये ट्रिक है, ये याद रखना है आपको, क्या और किसको का जवाब मिल जाए। देखिए, क्या और किसको का जवाब मिल जाए। जैसे राम किताब पढ़ता है। अब हमें कैसे पता करेंगे कि सकर्मक है या अकर्मक है? हम पूछ रहे हैं क्या पढ़ता है? राम किताब पढ़ता है तो ये आपका हमें क्या का जवाब मिल गया तो ये आपका सकर्मक होता है। अब जैसे हम इसमें किसको के लिए अगर एग्जाम्पल देखें, हम मैं आपको बताती हूँ इसी में। जैसे राम राम ने किताब रीना को दी। किसको दी? रीना को दी। किसको का जवाब मिल गया तो भी आपका सकर्मक क्रिया है। क्या और किसको का अगर उत्तर मिल जाए तो वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाती है और अगर क्या और किसको का उत्तर ना मिले तो वो आपका सेंटेंस अकर्मक क्रिया हो जाती है यानी जिस सेंटेंस के अंदर, जिस वाक्य के अंदर कर्म है ही नहीं। जैसे वह सो वह सो रहा है। वह सो रहा है, क्या सो रहा है? क्या? क्या का उत्तर नहीं मिल रहा। किसको?
नहीं मिल रहा इसका उत्तर भी। यानी इसके अंदर क्या और किसको का जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो वह अकर्मक क्रिया आ गई। यानी वह सो रहा है कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा है? नहीं। किसको हंस रहा है? कोई उत्तर नहीं, यानी कि अकर्मक क्रिया। दोनों क्रिया आप लोगों को इजीली समझ आ गई होंगी, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। सिंपल सिंपल आपको जब भी कोई सेंटेंस दिया जाए, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या और किसको। क्या लगा कर देखेंगे, उत्तर मिलता है तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक। और अगर दोनों चीज आ जाए, क्या भी मिल जाए और किसको भी मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? चलिए देखते हैं आगे उसको क्या बोलते हैं। यानी कि अब हम सकर्मक के भाग की बात करते हैं कि सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटा गया है। यही अकर्मक क्रिया को किसी भाग में नहीं बांटा गया, ये सिर्फ इतना ही है। सकर्मक क्रिया की बात करते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया के भेद: एक कर्मक यानी जिसमें एक कर्म हो, और द्विकर्मक यानी जिसमें दो कर्म हो। यहाँ तक क्लियर है? देखिए कैसे, इसकी क्या मुख्य बातें हैं? इन क्रियाओं के साथ एक ही कर्म होता है, कर्ता होगा, एक इसमें कर्ता होगा, एक कर्म होगा, क्रिया होगी, और आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे राम ने फल खाया, तो उत्तर क्या मिला आपको? हमने क्या लगाया? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, तो क्या खाया, फल खाया, क्या का उत्तर क्या मिला हमें? फल। ठीक है, यही शिक्षक ने किताब पढ़ी, तो क्या लगाया हमने? सबसे पहले क्या, क्या पढ़ी? किताब। ठीक है, शिक्षक ने किताब पढ़ी, उसने खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया। यानी एक आपको इसके अंदर कर्म मिल गया, तो हम उसको बोलेंगे एक कर्म। क्वेश्चन आ जाए कौन सा कर्म है, सकर्मक अकर्मक, तो आप बता देंगे कि सकर्मक है। और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन आ जाए आपका, इसके अंदर कितने कर्म है, एक कर्मक है ये सेंटेंस या द्विकर्मक है, तो आपको बता देना है। अगर क्या का उत्तर मिल जाए तो एक कर्मक, और खाली किसको का उत्तर मिल जाए तो भी एक कर्मक, और अगर दोनों का उत्तर मिल जाए, जैसे उसने मुझे पुस्तक दी, किसने दी और क्या दी? सबसे पहले क्या, क्या का उत्तर आ गया? पुस्तक। किसको? मुझे। यानी क्या और किसको दोनों का ही उत्तर हमें मिल जाए तो वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा है? इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्या, क्या सुनाई? क्या क्रिया क्या है? सुनाई। तो इसके आगे क्रिया के आगे हम लगा देंगे क्या। क्या का उत्तर मिल गया हमें? कहानी सुनाई। फिर हम बताएंगे किसको सुनाई? बच्चों को सुनाई। यानी फिर से दो कर्म आ गए आपका। सुनाई के साथ कहानी आ रहा है, यानी कहानी सुनाई, और किसको सुनाई? बच्चों को सुनाई। तो इसका हो जाएगा शिक्षक ने बच्चों को कहानी सुनाई, हमारा द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। क्लियर है सभी को? क्रिया के आधार पर मतलब आपको उसके सकर्मक क्रिया के भेद पता चल गए, एक कर्मक, द्विकर्मक, और इसकी पहचान करनी भी आपको आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तुरंत मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट है आप लोगों का। फिर हम बात करते हैं दूसरे भेद की, ठीक है, जो कि आ जाता है क्रिया के संरचना के आधार पर भेद। संरचना के आधार पर कौन कौन से भेद होते हैं क्रिया के, देखते हैं। सबसे पहले आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी जिसमें संयुक्त, इसके नाम से ही, शब्द से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी किसी चीज को जोड़कर, यानी दो इसमें एक साथ काम हो रहे हो। जैसे इसका अर्थ देखते हैं, यानी कि इसकी परिभाषा देखते हैं। जब दो शब्द मिलकर आमतौर पर एक मुख्य क्रिया या एक सहायक क्रिया, एक क्रिया का अर्थ व्यक्त करते हैं, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खा रही थी, खा रही, यानी दो आ गए ना इसमें। ऐसे ही इसके उदाहरण देखिए, किरण बाजार से आ गई, मुख्य क्रिया क्या है इसमें? आ। ठीक है, और उसके साथ गई, आ गई, यानी कि दो चीज एक साथ हो गई, आ गई। ऐसे ही, और रितेश रोने लगा, रोने लगा, दो क्रिया हो रही है एक साथ लग गई, रोने लगा। और मोहन ने खाना खा लिया, कहा नहीं है, खा होगा बेटा, ये मिसप्रिंट है। ठीक है, मोहन ने खाना खा लिया, खा और लिया, यानी खा लिया, दो साथ एक साथ हो गए दो क्रिया, तो ये आपकी संयुक्त क्रिया के अंदर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को?
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? यानी कोई व्यक्ति खुद कार्य यानी स्वयं कार्य ना कर कर किसी दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य कराए, यानी अपना काम किसी और से कराए, उसकी गाइडेंस में वो कार्य करे, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कैसे? चलिए इसको उदाहरण दें। जब किसी क्रिया को स्वयं करने के बजाय दूसरे से करवाया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी अपना काम किसी और से करा लेना। जैसे शिक्षक ने बच्चों से कविता लिखवाई, खुद ना लिखकर बच्चों से लिखवाई, लेकिन अपनी गाइडेंस में लिखवाई, तो वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। राम ने सेवक से पानी भरवाया, ठीक है, भरवाया इसकी मुख्य क्रिया है, लेकिन सेवक से भरवाया, ठीक है, तो ये आपकी प्रेरणार्थक हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल और हो सकता है, उसने रमेश से पत्र लिखवाया, खुद ना लिखकर उसने किससे लिखवाया? रमेश से लिखवाया। माँ ने अपनी बेटी से घर की सफाई करवाई। समझ में आ गया? सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके संरचना के आधार पर भेद हैं दो। इसके मैंने बताए थे और भी भेद होते हैं, लेकिन एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस बनता है, तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों बताए हैं। अब आपकी लास्ट आ जाती है क्रिया के मुख्य भेद प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है पूर्वकालिक क्रिया, फिर आ जाती है तत्कालिक क्रिया और सहायक क्रिया। पूर्वकालिक यानी जो पहले हुई हो, जब 2 कार्य एक साथ हों, लेकिन जो पहले वाला कार्य है वो क्या कहलाता है? उसके वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, और इन दोनों के टाइम गैप होता है, थोड़ा सा इन दोनों कार्य के बीच में टाइम गैप होता है। जैसे कि वह स्कूल से आकर सो गया, आकर उसने कुछ काम किया होगा, हाथ मुंह पैर धोए और फिर वो सो गया, ठीक है। ये तो आपका आ जाएगा पूर्वकालिक में, यानी कि पहले स्कूल से आकर, तो आकर जो है वो आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी पहले स्कूल से आया उसके बाद सोया। फिर आ जाता है आपका तात्कालिक क्रिया। इसके अंदर देखिए, यह मुख्य क्रिया से पहले पूर्ण होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया के समय में अंतर नहीं होता। इसमें तो थोड़ा बेटा अंतर होता है, इसमें अंतर नहीं होता। इसकी पहचान होगी, कर होगा इसके लास्ट में इसकी क्रिया के साथ, या करके होगा, ठीक है। जैसे देखिए, आकर, ठीक है, आकर उसने क्या किया? सो गया, ठीक है। या उसने खाना खाकर हाथ धोए, खाना खाकर पानी पिया। ये चीज आकर, कर कर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं पूर्वकालिक के। लेकिन तत्कालिक की क्या ट्रिक है याद करने की? इसमें सबसे पहले ही देखा जाएगा। जहां पर ही आ जाए, यानी वह मुझे देखते ही डर गई, यानी मुझे देखा उसके बाद उसने कुछ काम करा, उसके बाद तो डरी नहीं होगी, यानी कि मुझे देखते ही जो इंस्टेंट एक्शन हुआ उसका, वो क्या हुआ? वो डर गई, यानी तत्कालिक कार्य दोबारा हुआ, यानी ये तत्कालिक क्रिया के अंदर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, वह शेर देखते ही बेहोश हो गया। अब उसने शेर देखा, उसके बाद वो थोड़ी देर टहला और फिर वो बेहोश हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। यानी जो पहले एक्शन का तुरंत ही जो इफेक्ट पड़ता है वो आपका तत्कालिक क्रिया के अंदर आ जाता है, यानी कुछ कार्य करते ही दूसरा कार्य हुआ, ये आपका किस में आ जाएगा? तत्कालिक क्रिया में आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए तीसरा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। इसमें मुख्य क्रिया की विधि, काल, पुरुष वचन बताती है, अकेले अर्थ नहीं देती, मुख्य क्रिया के साथ मिलती है। जैसे वह काम कर रही है, बेटा इसमें जो मुख्य क्रिया है वो है कर, और रहा है या रही है, ठीक है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आ जाती है, यानी कि सहायक क्रिया के अंदर आ जाती है। ऐसे ही मैं स्कूल जा चुका हूँ, यानी वो स्कूल जिसका मेन वर्ब है वो क्या है? जा, और चुका हूँ इसकी सहायक क्रिया है, ठीक है। ये आपको क्लियर है? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। इससे पहले वाला भी क्लियर है और उससे पहले वाला भी क्लियर है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अभी आपकी क्लास यहीं पूरी नहीं होती है, यानी कि क्रिया हमारा यहाँ समझ लिया हमने, अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद में क्रिया की एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी मैं उसमें डालूंगी। उसके बाद हम उससे प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं किसने कितना पढ़ा है। उस वीडियो से हमें सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप उसके जरूर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट करें और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।